हेलो एवरीवन, आई एम वंशिका। वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ मीनाक्षी। आज हम क्लास 12 का चैप्टर 2 पढ़ेंगे जो कि फ्लेमिंगो से है और हमारे जो चैप्टर है उसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। इसकी जो ऑथर है उनका नाम है अनीस जंग। ये जो पूरी स्टोरी है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है। एक में साहिब आलम की कहानी बताई है और एक में मुकेश की कहानी बताई है। तो फर्स्ट पार्ट में हम साहिब के बारे में पढ़ेंगे, देन हम मुकेश के बारे में पढ़ेंगे। समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज। क्या बोलता है कि कभी कभार मैं कुछ पैसे ढूंढता हूँ कूड़े में से। वाई डू यू डू दिस? आई आस्क साहिब, whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dump of my neighborhood. वो क्या कहती है? वो कहती है अनीस जंग कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो? आई आस्क साहिब। वो साहिब से बोलती तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम हर सुबह कचड़े में से कुछ ना कुछ तलाश करते रहते हो। गोल्ड से यहाँ पे मतलब है कि कुछ ऐसी चीज़ जो उसके काम आ जाए। उसके बाद वो थोड़ा साहिब के बारे में बताती है। साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो। मतलब जहाँ साहिब पहले रहता था वो जगह उसने छोड़ दी है। सेट अमेडिस्ट द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका। पहले वो कहाँ रहते थे? ढाका के ग्रीन फील्ड में रहते थे, हरी भरी घास जहाँ थी। हिज होम इज़ नॉट इवन अ डिस्टिंक्ट मेमोरी। मतलब उसे अभी अपने घर छोड़े हुए उसकी याद को बुलाते हुए अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। उसे याद है सारी मेमोरीज। There were many storms that swept away their field and home, his mother tell him. वो क्या कहते हैं कि तूफान आने के कारण उन्होंने अपने वहाँ से घर और वहाँ की जो फील्ड थी वो छोड़ दी। His mother tell him. उसकी मदर ये बात बताती है। That's why they left. इसी कारण उन्होंने वो जगह छोड़ दी और looking for gold in the big city where he now live. और इसीलिए वो एक बिग सिटी जहाँ बड़े शहर की तलाश में यहाँ आ गए जहाँ पे कि सब लोग रहते थे, अनीस जंग जैसे लोग भी। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स लुकिंग अवे। अब वो जवाब देता है कि मेरे पास कुछ करने को है ही नहीं। वो धीमी सी आवाज़ में बोलता है उसकी तरफ देखते हुए। गो टू स्कूल, आई से ग्लिबली, रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड। वो क्या कहता है? तो स्कूल चले जाओ। अनीस जंग कहती है स्कूल चले जाओ। आई से ग्लिबली। ग्लिबली मतलब क्या होता है? कुछ भी बात बोलने के बाद उसे रियलाइज़ होना कि उसने क्या बोल दिया। मतलब ये तो उसे बोलना ही नहीं था। देन उसे रियलाइज़ हुआ कि भाई जो साहिब है उसके पास तो पैसे ही नहीं है, वो तो गरीब है, तो वो कैसे स्कूल जाएगा। देन उसे रियलाइज़ होता है। आफ्टर देन देयर इज़ नो स्कूल इज़ माई नेबरहुड, When they build one, I will go. क्या बोलता है कि मेरे आस पड़ोस में कहीं स्कूल है ही नहीं, अगर वहाँ स्कूल बन जाए तो मैं ज़रूर जाऊँगा। If I start a school, will you come? I ask half joking. अनीस जंग मजाक में कहती है कि अगर मैंने स्कूल बना दिया तो क्या तुम आओगे वहाँ पे? Yes, he says smiling broadly. वो हंसते हुए कहता है हाँ ज़रूर, क्यों नहीं आऊँगा। A few days later, I see him running up to me. Is your school ready? कुछ दिन बाद जो साहिब होता है वो अनीस जंग के पास आता है भागते भागते और पूछता है कि क्या स्कूल बना दिया तुमने? It takes longer to build a school. क्या कहती है अनीस जंग कि इसे बनने में भाई टाइम लगता है, स्कूल बनने में टाइम लगता है। I say embarrassed at having made a promise that was not made. वो क्या कहती है? वो कहती है कि भाई स्कूल बनने में टाइम लगता है, फिर उसे शर्म आती है कि वो उसका जो प्रॉमिस है वो पूरा नहीं कर पाई। बट प्रॉमिस लाइक माइन अबाउंड। लेकिन उसके प्रॉमिस में क्या है? बहुत सारे ऐसे प्रॉमिसेस है उसकी ब्लीक वर्ल्ड में। मतलब जो उसकी दुनिया है अनअट्रैक्टिव, मतलब जो बेकार उसकी दुनिया में मतलब कई ऐसे लोग होंगे जिन्होंने उससे ये प्रॉमिस किया होगा। आफ्टर मंथ ऑफ नोइंग हिम, आई आस्क हिज नेम। कुछ मंथ बाद क्या होता है? वो सब लोगों को जान जाती है अनीस जंग और उस लड़के से उसका नाम पूछती है। अब उसका नाम यहाँ पे पता चलता है। साहिब ए आलम, ही अनाउंस। वो बताता है साहिब ए आलम नाम है उसका। ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स।
अनीस जंग कहती है कि भाई उसे तो अपने नाम का मतलब पता ही नहीं है। इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। क्या कहती है वो कहती है कि अगर उसे उसके नाम का मतलब पता चल जाए तो क्या वो अपने नाम पे बिलीव ही नहीं कर पाएगा। उसके नाम का मतलब क्या होता है? ब्रह्मांड का भगवान। तो वो इस नाम पे बिलीव ही नहीं कर पाएगा। अनअवेयर ऑफ व्हाट नेम रिप्रेजेंट, वो इस बात से उसे इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं है कि उसका नाम क्या रिप्रेजेंट करता है, उसके नाम का क्या मतलब है। He roams the street with his friend, an army of barefoot boys who appear like the morning birds and disappear at noon. क्या बोलते हैं? वो अपने दोस्तों के साथ गली में घूमता रहता है, जैसे एक आर्मी होती है वो घूमती है। ऑफ बेयरफुट बॉयज़, बेयरफुट का मतलब क्या होता है? नंगे पाँव। तो जो उसके दोस्त होते हैं और वो होता है वो एकदम जैसे सुबह जो बर्ड्स होती है वो एक साथ हवा में उड़ती है और दिन तक थोड़ी गायब हो जाती है, तो वैसे ही जो साहिब आलम था और जो उसके दोस्त थे वो भी सुबह सुबह जो वहाँ पे कचरा होता है उसे ढूंढने के लिए जाते थे और दिन तक क्योंकि धूप हो जाती थी तो वो लोग वापस आ जाते थे। ओवर द मंथ आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम। मंथ के आखिर तक, महीने के आखिर तक वो सब लोगों को जान जाती है। उसके बाद वो एक बच्चे से पूछती है, वाई आर नॉट यू वेयरिंग चप्पल्स, कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, ही आंसर सिंपली। उसकी मदर, वो कहता है कि मेरी मदर, माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन, मतलब वो क्या कहता है कि मेरी मदर ने ऊपर से चप्पल नहीं निकाली, कहीं ऊपर जगह में चप्पल रखी होगी वहाँ से उसने नहीं निकाली। Even if she did, he will throw them off. दूसरा बच्चा क्या करता है? कमेंट करता है। वो क्या कहता है कि भाई अगर निकाल भी देती तो वो फेंक देता उसे। Who is wearing shoe that do not match? अब जो बच्चा कमेंट कर रहा होता है उसके खुद के शूज़ मैच नहीं हो रहे होते और इसी पे अनीस जंग उस पर क्वेश्चन करती है कि तुम्हारे भी तो शूज़ मैच नहीं हो रहे। He shuffled his feet and say nothing. वो अपने पैर हिलाता है और कुछ नहीं बोलता इस बारे में। आई वॉन्ट शूज़ से अ थर्ड बॉय हु हैज़ नेवर ओन अ पेयर ऑल हिज लाइफ। तीसरा बच्चा क्या कहता है? मुझे भी शूज़ चाहिए क्योंकि उसने कभी भी जो दो जूते एक साथ होते हैं वो कभी पहने नहीं होते। तो वो अनीस जंग से कहता है, ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट इन सिटीज़ ऑन विलेज रोड्स। अनीस जंग कहती है कि जब वो घूमने जाती है, जब वो कंट्री में जाती है तो वो बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखती है जो कि नंगे पाँव होते हैं, नंगे पाँव चल रहे होते हैं सिटीज़ में और जो गांव की जो रोड होती है वहाँ पे। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट इज़ वन एक्सप्लेनेशन। क्या बोलती है कि उनके पास पैसों की कमी नहीं है लेकिन आजकल का ये ट्रेडिशन बन गया है, मतलब उनके परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी क्या है कि उन्हें भाई कूड़ा वाला ही, मतलब जब हम बोलते हैं ना कि अगर एक औरत टीचर है तो उसकी बेटी भी टीचर ही है, मतलब वो उससे आगे की नहीं सोचती। तो वैसे यहाँ पे जो बेयरफुट जो ऐसे गरीब लोग हैं उनकी ज़िंदगी में बस गरीबी ही लिखी है। वो एक एक्सप्लेनेशन में ये कहता है, I wonder if this is only an excuse to explain away a perpetual state of poverty. केवल एक यही एक्सक्यूज़ है जो कि ये बताता है कि उनकी जो पॉवर्टी है वो कभी भी चेंज नहीं हो सकती। I remember a story of man from Udupi once told me. वो क्या कहती है? वो कहती है कि मुझे एक कहानी याद आती है जो कि मुझे उदीपी नाम के एक लड़के ने बताई थी। एज अ यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टाइम, कि वो एक स्कूल गया था, एक ओल्ड मंदिर गया था, वेयर हिज फादर वॉज अ प्राइस्ट, जहाँ पे उसके जो फादर रहते हैं वो पंडित रहते हैं। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज़, और वो एक टेम्पल पे जाके रुकता है और भगवान से क्या मांगता है कि भगवान मुझे एक जूते का
सेट दे दो, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जो लोग गरीब होते हैं उनके पास बहुत मुश्किल से शूज़ मिल जाए वो भी बहुत बड़ी बात है। तो वो पेयर शूज़ मांग रहा था, एक शू का जोड़ा मांग रहा था जिसमें दोनों शूज़ हों। 30 years later I visited his town and the temple. अनीस जंग कहती है 30 साल बाद वो वही जगह जाती है, उसी टेम्पल पे जाती है, which was now drowned in the air of desolation. उसके बाद वो क्या कहती है, वहाँ पे जब वो जाती है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा खालीपन महसूस करती है, सुनसान महसूस करती है। In the backyard where lived the new prize there were red and white plastic chair. क्या कहती है वो कि जब वो पीछे वाली तरफ जाती है तो वहाँ पे एक नया पंडित रहता है और रेड और वाइट प्लास्टिक चेयर होती है वहाँ पे। A young boy dressed in a grey uniform wearing socks and shoes arrived panting and threw his school bag on a folding bed. उसके बाद वो बताती है कि कैसे उसने ड्रेस पहनी थी, ग्रे यूनिफॉर्म पहनी थी, सॉक्स पहने थे, शू पहने थे। उसके बाद लुकिंग एट द बॉय आई रिमेंबर द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस। जब वो उस लड़के को देखती है तब उसे याद आता है कि उसने बहुत टाइम पहले एक ऐसे ही बच्चे को देखा था जो भगवान से प्रार्थना कर रहा था। When he had finally got a pair of shoe, और आज वो देखते हैं कि उसे फाइनली जो जूते का जो जोड़ा है वो मिल गया है। Let me never lose. क्या बोलता है वो बच्चा, वो कहता है कि भगवान ये मुझे कभी भी ढीले ना हो, लूज ना हो। The goddess had granted his prayer. भगवान उसकी बात मान लेते हैं। Young boys like the son of prize now wore shoes. जो नया बच्चा होता है वो किसका होता है, जो पंडित होता है उसका होता है now wore shoes. अब उसके पास शूज़ भी होते हैं। But many other like rag picker in my neighborhood remain shoeless. रैग पिकर्स का मतलब क्या होता है, जो कूड़ा बेचने वाले जो लोग होते हैं। तो वो क्या कहती है, वो कहती है अभी भी हमारी सोसाइटी में ऐसे लोग हैं जिनके पास शूज़ नहीं हैं। माई acquaintance with the barefoot rag picker lead me to Simapuri, a place on the periphery of Delhi yet miles away from एक metaphorically। उसके बाद इसमें क्या बताने का प्रयास किया है, इसमें बताने की कोशिश की है कि जो ये बच्चे हैं, ये जो रैग पिकर्स, ये सब बच्चे हैं, ये ज़्यादातर कौन से एरिया में पाए गए हैं, सीमापुरी। सीमापुरी कहाँ है, सीमापुरी जो दिल्ली है उसके एक कोने में एक एरिया है जहाँ पे सीमापुरी है। कहने को तो हम बोल सकते हैं कि दिल्ली में है, लेकिन जब हम बात करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा उससे दूर होता है, मतलब ऐसा लगता नहीं, क्योंकि जो दिल्ली का जो वहाँ का जो लिविंग सेंस है, वहाँ का जो तरीका है, माहौल है, मतलब वो बिल्कुल अलग है सीमापुरी से, इसीलिए उसे दूर बोला गया है। Those who live here are squatters who came from बांग्लादेश बैक इन 1971। वो कहते हैं जब वो बांग्लादेश से छोड़कर सीमापुरी आ जाते हैं तो जहाँ वो रहते हैं वहाँ पे उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं होती, मतलब बिना परमिशन के वो लोग उस जगह पर रहने लग जाते हैं। साहिब फैमिली इज़ अमंग दैम सीमापुरी वॉज देन आ वाइल्डरनेस। वो क्या कहते हैं कि जो साहिब की जो फैमिली होती है जहाँ पे सीमापुरी में जहाँ वो रहते हैं वो एक लोनली प्लेस है, मतलब वहाँ पे कोई लोग रहता नहीं है, एक स्टिलनेस, बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन ज़्यादा दिन तक वो खाली नहीं रह पाया। इन स्ट्रक्चर ऑफ मड, किससे बनाया वो बता रहे कैसे कैसे तरीके से उनका घर बना है, कीचड़ से बना है। विथ रूफ्स ऑफ टीन, जो उनकी छत है वो किससे बनी है, टीन से। एंड टेरपोलिन एक तरह का प्लास्टिक टाइप में होता है, जो मतलब वहाँ के परमानेंट वो घर नहीं बनाते थे। और डिवॉइड ऑफ सीवेज ड्रेनेज ऑफ रनिंग वाटर, और जो ड्रेनेज का सिस्टम था वो भी नहीं था, मतलब जितना भी कूड़ा होता था वो वहीं फेंक देते थे पानी में। लीव 10,000 रैग पिकर्स, और वहाँ कितने रैग पिकर्स रहते थे, 10,000। दे हैव लीव here for more than 30 years without an identity, without permits, but with ration card they get their name on voter list। क्या बोलते हैं कि वो
30 ईयर्स तक बिना किसी आइडेंटिटी, उनके पास कोई आइडेंटिटी नहीं होती, बिना किसी परमिशन के, बस उनके पास एक राशन कार्ड होता है और एक वोटर कार्ड। इससे क्या होता है, इससे इन्हें गेहूँ मिल जाता है। फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी। अब क्या बोल रहे हैं कि जो खाना है वो ज़्यादा ज़रूरी है जीने के लिए कंपैरिजन टू आइडेंटिटी। मतलब हमारी पहचान उतनी ज़रूरी नहीं जितना कि हमारे लिए खाना ज़रूरी है। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिली, और वो जिस एरिया में रहते हैं वो क्या कहते हैं कि अगर हमें दिन के आखिर तक भी कुछ खाने को मिल जाए और बेड में जाने तक हमारा पेट दर्द भी ना होए, वी वुड रेदर लीव हेयर देन इन द फील्ड दैट गेव अस नो ग्रेन। तो वो क्या कहते हैं कि वो उस जगह से बेटर है जहाँ हम रहते थे, उस जगह से तो ये जगह फिर सही है क्योंकि यहाँ पे हमें खाना भी मिल रहा है। से अ ग्रुप ऑफ वुमेन इन कैकेट साड़ी, जब अनीस जंग बोलती है ना उनसे कि तुम इस जगह को क्यों छोड़ के आ गए, तब वो कहते हैं कि भाई यहाँ पे खाना तो मिल रहा है, वहाँ तो हमें खाना भी नहीं मिल रहा है, तो अच्छी जगह होने का क्या फ़ायदा। उन्हीं के ग्रुप में एक वुमेन बोलती है कैकेट साड़ी, व्हेन आई आस्क देम व्हाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड एंड रिवर। मतलब इसमें वही बताते हैं जब कि तुमने ये ब्यूटीफुल जगह, ये फील्ड, ये रिवर, ये सब क्यों छोड़ा। देन वो बताती है वेन एवर दे फाइंड फूड दे पिच देयर टेंट द बिकम कैंसिस्ट हाउस। कैंसिस्ट हाउस कैसे होते हैं, जैसे जो बोक में बने हुए रहते हैं वो वाले हाउसेस। चिल्ड्रन ग्रो अप इन दैम बिकमिंग पार्टनर इन सर्वाइवल, एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैक पिकिंग। सीमापुरी में सर्वाइवल किस तरीके से वो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं उसका मतलब क्या है, रैक पिकिंग, मतलब कूड़े वाला। थ्रू द ईयर इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ अ फाइन आर्ट। अब इसमें भी लोगों के अलग अलग तरीके थे, कूड़े बिनने में भी ये भी एक तरह की आर्ट थी कि कौन किस तरीके से इसको अच्छे से कर रहा है। गार्बेज टू देम इज़ गोल्ड, मतलब गार्बेज में से, कूड़े में से कुछ चीज़ ढूंढना उनके लिए गोल्ड ढूंढने के बराबर था, सोने। इट इज़ देयर गेली ब्रेड अ रूफ ओवर देयर हेड। कम से कम इससे उन्हें गेली का खाना, छत, और कुछ जो लीक हो रही होती छत, कम से कम वो तो मिलती है। बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ इवन मोर। उसके बाद आई समटाइम फाइंड अ रुपी इवन अ 10 रुपी नोट, साहिब से हिज आई लाइटनिंग अप। वो क्या कहता है कि कभी कभी तो मुझे कुछ सिक्के भी मिल जाते हैं और कभी कभी तो 10 रुपये का नोट भी मिल जाता है उसे। और जब वो ये बात बता रहा होता है ना तो उसकी आंखों में एक अलग ही खुशी होती है, क्योंकि आप समझ सकते हैं जिसके पास 1 रुपये तक ना हो, जब उसे ये चीज़ मिल जाए तो उसकी आंखों में कितनी ज़्यादा खुशी होगी। When you can find a silver gold in a heap of garbage, वो क्या कहता है कि जो कूड़ा का ढेर है इसमें से कभी कभी मुझे सिल्वर के कॉइन भी मिल जाते हैं। You do not stop scrounging for there is hope of finding more। वो क्या कहता है कि इसके बाद भी वो जो स्क्राउंजिंग मतलब मैंने आपको बताया था सर्च करना, तभी भी वो कूड़े में से ढूंढना बंद नहीं करते, फिर भी वो लगातार ढूंढते रहते हैं कि कुछ ना कुछ तो हमें मिलेगा। It seems that children garbage has different meaning from what it mean their parents. For the children its wrap is wonder, for the mean elder it means a survivor। क्या कहते हैं कि जो बुजुर्ग लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, उनके लिए कचड़े में से सामान ढूंढना एक सर्वाइवल है, उनकी एक मजबूरी है। लेकिन बच्चों के लिए वो एक नई आशा है, वो सोचते हैं कि भाई हमें रोज कुछ ना कुछ नया मिलेगा। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहिब स्टैंडिंग बाय फेनेंस गेट। एक दिन क्या होता है, ठंड का मौसम होता है और उस दिन जो साहिब होता है वो कहाँ खड़े रहता है, एक गेट के सामने खड़ा रहता है, क्लब गेट के सामने जहाँ मेनली स्पोर्ट्स वगैरह होते हैं, स्पोर्ट। वॉचिंग 2 यंग मैन ड्रेस इन वाइट प्लेइंग टेनिस। उसके बाद जो 2 आदमी होते हैं उन्होंने वाइट कलर की ड्रेस पहनी होती है और वो टेनिस खेल रहे होते हैं। आई लाइक द गेम ही हम कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस। वो क्या कहता है कि मुझे भी ये गेम बहुत ज़्यादा पसंद है
और वो पीछे वाली साइड से खड़े होकर उनको देखता रहता है। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज़ अराउंड। वो क्या कहता है कि मैं अंदर चले जाता हूँ, आसपास कोई है नहीं। ही एडमिट द गेट कीपर लेट मी अस द स्विंग। तो जो वहाँ पे जो गेट पे खड़ा रहता है जो आदमी, उसे भी उसके ऊपर दया आ जाती है, वो भी उसे जाने देता है उसके अंदर। साहिब टू इज़ वियरिंग टेनिस शूज दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिस्कलर शर्ट एंड शॉर्ट्स। जो साहिब होता है वो भी जो टेनिस के जो शूज़ होते हैं वो पहन लेता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा उसमें अलग सा दिख रहा होता है, क्योंकि जो उसकी शर्ट होती है, जो शॉर्ट्स होते हैं, डिस्कलर मतलब मैच नहीं हो रहे होते हैं, तो इसी वजह से वो थोड़ा अलग लग रहा होता है। समवन गेव देम टू मी, ही से इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्ड शू ऑफ सम रिच बॉय। वो क्या कहता है, ये जो शूज़ है ये भी किसी रिच बॉय के, किसी अमीर बच्चे के ये शूज़ है जो कि उसने पहने हैं। हु पर हाफ रिफ्यूज टू वेयर दैम बिकॉज ऑफ अ होल इन वन ऑफ दैम। क्योंकि उसमें एक छेद हो गया था उस शू में, इसीलिए उस बच्चे ने क्या, जो रिच बच्चा था उसने ये कूड़े में दे दिया। आप समझ सकते हैं कि जो रिच बच्चे होते हैं अगर थोड़ा भी होल हो जाए तो मतलब वो दे देते हैं, वो उसे यूज़ नहीं करते। लेकिन उसके लिए तो वो भाई बहुत बड़ी चीज़ थी, क्योंकि उसे तो कभी वो चीज़ मिली ही नहीं थी, तो उसके लिए ये बहुत बड़ी बात थी। फॉर वन हु हैज़ वॉक बेयर फुट इवन शू विद अ होल हिज ड्रीम कम ट्रू। और उसका सपना भी पूरा हो जाता है। बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली इज़ आउट ऑफ हिज रिच। दिस मॉर्निंग साहिब इज़ ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ। उसके बाद जो साहिब होता है वो जो जहाँ पे दूध लेने जाते हैं वो उस तरफ जा रहा होता है। इन हिज हैंड इज़ अ स्टील कैनिस्टर। जो वो डोलची नहीं होती जिसमें हम दूध लेके जाते हैं, जो साहिब होता है वो भी वही लेके जा रहा होता है। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन ऑन द रोड, ही से पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस। वो बताता है कि अब मैं किसी चाय की जो स्टॉल है जहाँ चाय बनती है वहाँ पे मैं काम करता हूँ, वो उसे इशारा करते हुए दिखाता है। आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स। क्या कहता है वो कि उसे उसके काम के लिए 800 रुपीज़ मिलते हैं और साथ में खाना मिलता है। डज ही लाइक द जॉब? क्या तुम्हें ये जॉब पसंद है? आई आस्क हिज फेस। उसके फेस को देखते हुए उससे पूछती है क्या तुम्हें ये जॉब पसंद है? आई सी हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक। वो उसके चेहरे पे देखती है तो उसके चेहरे पे थोड़ी टेंशन कम रहती है। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग। अब इसमें क्या बोला गया है कि जो प्लास्टिक बैग था, जो जब वो कूड़ा उठाता था, जो उसका प्लास्टिक बैग रहता था वो ज़्यादा हल्का रहता था उसके स्टील कैनिस्टर से। ऐसा क्यों बोला गया है इसमें हम देखते हैं। द बैग वॉज हिज, द कैनिस्टर बिलोंग टू द मैन हिज ओन टी शॉप। क्योंकि जो कैनिस्टर है जिसका वो काम करता है वो उसकी खुद की शॉप है, लेकिन साहिब तो वहाँ पे काम करता है। लेकिन जब साहिब प्लास्टिक के वो उठाता था, प्लास्टिक बैग में जब गार्बेज को कलेक्ट करता था, तो वो उसका खुद का काम होता था। वहाँ पे उसका कोई मालिक नहीं होता था जो कि उसे ऑर्डर दे, वो अपने मन का मालिक होता था। इसीलिए साहिब को जो प्लास्टिक बैग है वो ज़्यादा हल्का लग रहा था टी स्टॉल की जगह। तो जो हमारा जो फर्स्ट स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और जो भी क्वेरीज़ हो वो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।